हेलो फ्रेंड्स, देखिए रीट एग्ज़ाम 2025 में आपके बाल विकास से संबंधित मैंने 30 क्वेश्चन लिए हैं। 30 क्वेश्चन छांट के लिए हैं। इनमें से आपके रीट एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएंगे, तो इनको देख लेना। इसमें से आपके रीट एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बाल विकास का अर्थ क्या होता है। तो बाल विकास का अर्थ क्या होता है? बालकों का शारीरिक विकास, ये तो अर्थ होता ही नहीं है। दूसरा बी, बालकों का मानसिक और भावनात्मक विकास, ये भी नहीं होगा। ठीक है। सी, बालकों के समग्र विकास का अध्ययन। देखिए समग्र यानी कि सबसे ज़्यादा बालकों के समग्र सभी विकासों का अध्ययन होता है किसमें? बाल विकास में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सा चरण पहला होता है? तो इसमें पहला चरण क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी नहीं पूर्व संक्रियात्मक चरण, या संवेदी मोटर चरण, या फिर मूर्त संक्रियात्मक चरण, या औपचारिक संक्रियात्मक चरण। कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए बी, संवेदी मोटर चरण। ठीक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सा चरण पहला होता है? संवेदी मोटर चरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कहता है जॉनसन ने किस प्रकार की शिक्षा का सुझाव दिया? किस प्रकार की शिक्षा का सुझाव दिया? समूह कार्य, या फिर व्यक्तिगत शिक्षण, या सहकारी शिक्षण, या प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षण। कौन सा दिया था? जॉनसन ने किस प्रकार की शिक्षा का सुझाव दिया था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए समूह कार्य ये तो होगा ही नहीं, ये नहीं दिया था। व्यक्तिगत शिक्षण ये भी नहीं दिया था। सहकारी शिक्षण, तो जॉनसन ने कौन सा दिया था? सहकारी शिक्षण दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? अब बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य शिक्षक का प्रभाव बढ़ाना। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक का प्रभाव नहीं बढ़ाते, बच्चे का प्रभाव बढ़ाते हैं। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। बालकों की क्षमता का विकास करना, बालकों की क्षमता का विकास करना। देखिए बालकों की क्षमता का विकास करना, या फिर सी पाठ्यक्रम को सरल बनाना, या डी बालकों पर अनुशासन लगाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालकों की क्षमता का विकास करना। हम बाल केंद्रित शिक्षा में सीखते हैं बालकों की क्षमता का विकास करना। ठीक है। बालकों के बारे में ही तो बाल केंद्रित शिक्षा में उस बालकों का ही जिक्र किया गया है, बालकों की क्षमता का, यानी पूरा विकास करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है पांचवा क्वेश्चन देखिए, स्कैप फोल्डिंग का संबंध किससे है? अब स्कैप फोल्डिंग क्या है? देखिए इससे स्कैप फोल्डिंग का संबंध किससे है? बालकों को प्रेरित करना। बालकों को प्रेरित करना तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। या बालक को सहायता देना। स्कैप फोल्डिंग होता है बालकों को सहायता देना, या बालक का मूल्यांकन करना, या बालक को दंड देना। तो स्कैप फोल्डिंग क्या होता है? स्कैप फोल्डिंग होता है जब कोई बच्चा कुछ सीख रहा है तो उसकी हम सहायता करते हैं, तो वही हो जाएगा स्कैप फोल्डिंग। ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है अधिगम में प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या होता है? अधिगम में प्रेरणा का मुख्य स्रोत तो बाहरी दबाव, या आंतरिक इच्छा शक्ति, या पुरस्कार दंड, या समूह का प्रभाव। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बाहरी दबाव, अधिगम में प्रेरणा का मुख्य स्रोत बाहरी दबाव तो होगा ही नहीं। आंतरिक इच्छा शक्ति, या पुरस्कार और दंड हम बच्चे को दे नहीं सकते। समूह का प्रभाव, समूह में हम बच्चों को कभी शिक्षा दे नहीं सकते। तो आंतरिक इच्छा शक्ति, बच्चे की जो आंतरिक इच्छा शक्ति होगी वही क्या हो जाएगा? अधिगम में प्रेरणा का मुख्य स्रोत होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। 7वां क्वेश्चन देखिए, मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर किस सिद्धांत से संबंधित हैं? अब B.F. स्किनर किस सिद्धांत से संबंधित हैं? किस सिद्धांत से है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या ऑपरेटेंट कंडीशनिंग, या फिर संज्ञानात्मक विकास, या फिर नैतिक विकास। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छी तरह देख लेना।
देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बोलिए। मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर किस सिद्धांत से संबंधित है? किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये नहीं होगा। ऑपरेटिंग कंडीशनिंग, देखिए बीएफ स्किनर सिद्धांत ऑपरेटिंग कंडीशनिंग से संबंधित है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास ये अलग हुआ, नैतिक विकास ये तो बीएफ स्किनर से संबंधित है ही नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटेंट कंडीशनिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां क्वेश्चन, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रेड देना, हम बच्चे को ग्रेड कभी नहीं दे सकते, ठीक है। बालकों की प्रगति की जानकारी प्राप्त करना, बालक क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी हमें पता होना चाहिए, ये बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये हम टीचर को अच्छी तरह पता होना है। पाठ्यक्रम का समापन करना, समापन भी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, जब बच्चा कहेगा तभी करते हैं। परीक्षा का आयोजित करना, देखिए किसी भी बच्चे को मूल्यांकन के उद्देश्य होता है, मूल्यांकन उसका करेंगे तो परीक्षा का आयोजन हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बालकों की प्रगति की जानकारी, हम जानकारी ही प्राप्त कर सकते हैं उनकी। तो राइट आंसर बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 9 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जनक कौन है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जनक कौन है? तो स्किनर, ब्रूनर, बॉन्ड्रा, कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? कि प्याजे, कौन सा हो जाएगा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जनक कौन होते हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जनक, देखिए इसका राइट आंसर सीधा सीधा है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के राइट बंडूरा होते हैं, ठीक है। सी, ब्रूनर होंगे नहीं, स्किनर होंगे नहीं, प्याजे होंगे नहीं, तो इसका राइट आंसर बांडुरा चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? अधिगम की संधान विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिगम की संधान विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रटना, बच्चों को रटवा तो सकते ही नहीं हम। अधिगम में जब बच्चे को क्लास में पढ़ाते हैं तो उसको रटवा नहीं सकते कोई भी सब्जेक्ट। समस्या समाधान, समस्या का समाधान भी नहीं कर, मतलब समस्या समाधान, हाँ ये एक राइट आंसर पॉजिटिव आंसर जा रहा है। अनुकरण, नो, अनुकरण नहीं कर सकते, परीक्षण भी नहीं कर सकते, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, समस्या का समाधान, ठीक है। देखिए इसका अधिगम की संधान विधि मुख्य उद्देश्य होता है समस्या का समाधान करना, इससे हर समस्या का समाधान हो जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? भाषा विकास किससे संबंधित सबसे अधिक प्रभावित होता है? भाषा विकास जो है वो किससे अधिक प्रभावित होता है? तो वंशानुक्रम या पर्यावरण या शारीरिक विकास या सामाजिक संपर्क, किससे होगा? वंशानुक्रम होगा, पर्यावरण होगा, शारीरिक विकास। देखिए वंशानुक्रम ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, और पर्यावरण ये भाषा विकास से संबंधित है नहीं। शारीरिक विकास, भाषा विकास किससे सबसे अधिक प्रभावित होगा? तो शारीरिक विकास से नहीं होगा, पर्यावरण से नहीं होगा, वंशानुक्रम से। सामाजिक संपर्क, जब हम सामाजिक संपर्क साधेंगे तभी भाषा का विकास हो सकता है, तो इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां। देखिए 12वां क्वेश्चन कहता है शिक्षा मनोवैज्ञानिक का अध्ययन क्यों किया जाता है? शिक्षा में मनोवैज्ञानिक का अध्ययन क्यों किया जाता है? तो परीक्षा प्रणाली को समझाने के लिए, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए, या पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए, या स्कूल प्रबंधन के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बच्चों परीक्षा प्रणाली को समझने के लिए नहीं, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ये कोई मतलब नहीं है। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए, ये कुछ पॉजिटिव में जा रहा है। पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए नहीं, ये गलत है। स्कूल प्रबंधन नहीं, स्कूल में प्रबंधन भी नहीं कर सकते, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बच्चों के व्यवहार, शिक्षा मनोविज्ञान कहती है कि बच्चों के व्यवहार को समझना चाहिए टीचर को, तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौशल आधारित अधिगम में किस पर ध्यान दिया जाता है? किस पर ध्यान दिया जाता है? सैद्धांतिक ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान या परीक्षा परिणाम, किस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? कौशल, ठीक है, कौशल आधारित अधिगम होता है, किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? तो वो देखिए सैद्धांतिक ज्ञान ये तो नेगेटिव होगा, व्यवहारिक ज्ञान ये सही है। व्यवहारिक ज्ञान देंगे तभी हम कौशल का विकास कर सकते हैं। कौशल आधारित अधिगम में सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो व्यवहारिक ज्ञान पर देते हैं, तभी बच्चा आगे बढ़ पाता है। परीक्षा परिणाम ये तो नेगेटिव है, अनुशासन हम बच्चे को दे नहीं सकते,
तो राइट आंसर व्यवहारिक ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, विकास का कौन सा नियम सिर से पैर की ओर चलता है? पैर की ओर विकास को समझाता है। ठीक है, तो प्रोक्सीमोडिस्टल नियम, सीफालोकोडल नियम, संज्ञानात्मक नियम या शारीरिक नियम? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए, प्रोक्सीमोडिस्टल नियम ये नहीं होगा, सीफालोकोडल नियम। विकास का कौन सा नियम सिर से पैर की ओर, तो सिर से पैर की ओर, यही राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, संज्ञानात्मक ये होगा नहीं, ये शारीरिक विकास होगा नहीं, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। सिर से पैर की ओर जब विकास होता है तो इसको हम सीफालोकोडल नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, 15वां क्वेश्चन कहता है, बालकों के सीखने की प्रक्रिया में किस कारक का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? सामाजिक कारक, आर्थिक स्थिति या मानसिक स्तर? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए। बालकों के सीखने की प्रक्रिया में किस कारक का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? किसका अधिक प्रभाव पड़ता है बताइए? सामाजिक कारक का पड़ता है, या फिर आर्थिक स्थिति का पड़ता है, या फिर मानसिक स्तर, या फिर शिक्षक का व्यक्तित्व? देखिए, सामाजिक कारक बालकों को सीखने की प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभाव सामाजिक कारक का नहीं पड़ेगा, आर्थिक स्थिति ये भी नहीं पड़ेगा। मानसिक स्तर, देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा सी, मानसिक। जब बच्चे का मानसिक स्तर सही होगा तभी वह सीखने की प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभाव इसी से पड़ेगा, मानसिक स्तर। ठीक है, शिक्षक का व्यक्तित्व इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो नेगेटिव हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, कौशल का आधारित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कौशल आधारित शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? स्मरण शक्ति बढ़ाना? नहीं, ये नहीं होगा, स्मरण शक्ति हम नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, व्यवहारिक और व्यावसायिक कौशल का विकसित करना, ये पॉजिटिव है। व्यवहारिक और व्यावसायिक कौशल, देखिए कौशल, ठीक है, विकसित करना बहुत ही अच्छा विकल्प है बी। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। कठिन विषयों को सरल करना, ये तो नेगेटिव होता है, ये परीक्षा में उच्च अंक आ रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, समूह शिक्षण में मुख्य लाभ क्या है? समय की बचत करना? नहीं, समय की बचत तो हम कर ही नहीं सकते। बालकों का आपसी सहयोग देखते हैं। शिक्षकों की भूमिका में कमी, शिक्षकों की भूमिका में कमी होगी तो कुछ हो ही नहीं सकता समूह शिक्षण में। पाठ्यक्रम का शीघ्र समापन, पाठ्यक्रम शीघ्र समापन, ये भी लाभ नहीं होगा। शिक्षकों की भूमिका में कमी होगी तो लाभ हो ही नहीं सकता समूह शिक्षण में। बालकों का आपसी सहयोग, देखिए सभी बालकों का आपसी सहयोग होगा तभी हम समूह शिक्षण में मुख्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकों का आपसी सहयोग। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, 18वां क्वेश्चन कहता है, बालक एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन है? बताइए। बालक एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन? पियाजे का है, वाइगोत्स्की का है, स्किनर का है, ड्यूई का है, किसका है? बताइए किसका है? बालक एक सामाजिक प्राणी, देख पियाजे का तो है ही नहीं। ठीक है, ये पियाजे ने कहा नहीं, वाइगोत्स्की ने कहा नहीं, स्किनर ने कहा नहीं, ड्यूई। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ड्यूई। बालक एक सामाजिक प्राणी है, यह कहा है ड्यूई ने। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला 19वां क्वेश्चन कहता है, अधिगम की प्रक्रिया किसका योगदान अधिक होता है? अधिगम की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा योगदान अनुशासन का? नहीं, अनुशासन का नहीं होगा। शिक्षक का मार्गदर्शन देखते हैं। आत्म अध्ययन करोगे तो अधिगम की प्रक्रिया में ये योगदान होगा ही नहीं। पाठ्यक्रम की सरलता, इससे भी नहीं होगा। ठीक है, शिक्षक का मार्गदर्शन, देखिए अधिगम की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा योगदान होता है तो शिक्षक का मार्गदर्शन। अगर शिक्षक सही होगा, शिक्षक का मार्गदर्शन सही होगा बच्चे को पढ़ाने का या सही तरीके से डिसिप्लिन का, तो वहाँ पर हो जाएगा शिक्षक का मार्गदर्शन। ठीक है, राइट आंसर ये बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला है 20वां क्वेश्चन। देखिए, खेल के माध्यम से शिक्षा का सिद्धांत किससे संबंधित है? बताइए। मनोवैज्ञानिक विकास, सामाजिक विकास, या फिर शारीरिक विकास, और या फिर समग्र विकास? किसका सही हो जाएगा बताइए? मनोवैज्ञानिक विकास, खेल के माध्यम से शिक्षा का सिद्धांत किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? मनोवैज्ञानिक विकास? नहीं, ये गलत हो जाएगा। सामाजिक विकास गलत है। शारीरिक विकास ये भी नहीं। समग्र, सभी विकास, समग्र खेल के माध्यम से शिक्षा का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो समग्र विकास। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक वातावरण बच्चों के लिए
क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है बच्चों के लिए? मनोवैज्ञानिक वातावरण क्यों? अनुशासन बनाए रखने के लिए। अनुशासन बनाए रखने के लिए ये तो होगा ही नहीं, नेगेटिव चला है। अनुशासन बच्चों को नहीं अनुशासन में नहीं ला सकते। सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, परीक्षा में सफलता के लिए, बच्चों का व्यस्त रखने के लिए। अरे ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। पॉजिटिव आंसर ये होगा, सीखने को प्रोत्साहित। हम बच्चों को जब प्रोत्साहित करेंगे तभी हमें मनोवैज्ञानिक वातावरण बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है, तो उन्हें प्रोत्साहित करना, तभी वो उनका वातावरण अच्छा होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चों में क्या विकसित होता है? अमूर्त चिंतन, तार्किक विचार, नैतिकता, भाषा कौशल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए बताइए। देखिए अमूर्त चिंतन ये तो गलत है। तार्किक विचार, नैतिकता। पियाजे के अनुसार मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चों में क्या विकसित होता है? तो उसमें होते हैं तार्किक विचार, नैतिकता नहीं होती, भाषा कौशल भी नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा तार्किक विचार। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा चरण स्वर्णिम काल कहलाता है? स्वर्णिम काल बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहलाता है बताइए? विकास का कौन सा चरण स्वर्णिम काल कहलाता है? बोलिए। शैशवावस्था, ये तो होगा नहीं। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो देखिए स्वर्णिम काल जो होती है विकास में, उसको हम बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, जो शुरू से दूसरी अवस्था होती है ना, बाल अवस्था, वही होती है स्वर्णिम काल। समझ गए? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? शिक्षक का अनुशासन, बालक की रुचि, पाठ्यक्रम की सामग्री, स्कूल का वातावरण। क्या होगा राइट आंसर? क्या हो जाएगा? बालक की रुचि। बालक की रुचि सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण। शिक्षक का अनुशासन होगा नहीं, इससे तो वो सीख नहीं सकता। पाठ्यक्रम की सामग्री ये भी नहीं होगा, इससे भी नहीं सीख सकता। स्कूल का वातावरण देख के नहीं, बालक की रुचि होगी तभी वह कुछ सीख सकता है ज़िंदगी में। तो बालक की रुचि सबसे मेन मुद्दा है। ठीक है, अगर बालक की रुचि होगी तो वो हर काम कर जाएगा, नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। तो सीखने के लिए बालक की रुचि होनी चाहिए, तभी वह ज़िंदगी में कुछ कर सकता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, सीखने में सकारात्मक दृष्टिकरण का क्या महत्व है? बालकों को डांटना? अरे डांट तो सकते ही नहीं, बालकों को कभी नहीं डांट सकते। अगर डांटोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, बालकों को प्रेरित करना, बालकों को प्रेरित करना पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव। थोड़ा है लेकिन ये नेगेटिव है। बालकों को दंड, अरे दंड तो बिल्कुल नहीं देते, इसको तो बिल्कुल ही अलग कर दो यार। बालकों को अनदेखा करोगे फिर भी कुछ सीखने में कुछ नहीं हो सकता, ये नेगेटिव है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका प्रेरित करना। कितना बढ़िया है। सीखने में अगर बच्चों को सिखाना है कुछ टीचर को, तो बालक को प्रेरित ही करना होगा, तभी वह सीख सकता है। तो इसका राइट आंसर बालक को प्रेरित करना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 26वां, बालकों में नैतिक विकास का अध्ययन किसने किया? तो पियाजे ने किया, या कोलबर्ग ने किया, या वाइगोत्स्की ने किया? किसने किया? नैतिक विकास का अध्ययन किसने किया? तो ये तो यार सीधा सीधा है, कोलबर्ग ने किया। ये तो राइट आंसर हो जाएगा। नैतिक विकास कोलबर्ग, पियाजे ने किया नहीं, वाइगोत्स्की ने, बंडू लगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोलबर्ग। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन, विकास में वंशानुक्रम का क्या महत्व है? बाहरी प्रभाव को बढ़ाना, आंतरिक गुणों को विकसित करना, सामाजिक विकास, शिक्षा में बाधा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाहरी प्रभाव को बढ़ाना। नहीं बढ़ा सकते, बाहरी प्रभाव को हम नहीं बढ़ा सकते कैसे भी करके। आंतरिक गुणों को विकसित करना, देखते हैं। सामाजिक विकास, शिक्षा में बाधा। तो देखिए विकास में वंशानुक्रम, जो वंशानुक्रम होती है ना, इस सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो आंतरिक गुणों को विकसित करना, जब तक हम आंतरिक गुणों को विकसित नहीं कर सकते तब तक वंशानुक्रम की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, आंतरिक गुणों को विकसित। जब तक हम अंदर के गुणों को विकसित नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सामाजिक विकास से कुछ, शिक्षा में बाधा कुछ नहीं, ये सब बेकार। तो राइट आंसर आंतरिक गुणों को विकसित करना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है?
पारिवारिक कारण, आर्थिक स्थिति, क्या है, समाज, विद्यालय, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए, बताओ। पारिवारिक वातावरण, आर्थिक स्थिति, बालक के व्यक्तित्व को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कौन सा? सर्वाधिक मतलब उसके व्यक्तित्व को सर्वाधिक प्रभावित क्या करता है? सबसे ज़्यादा। तो देखिए पारिवारिक वातावरण, आर्थिक स्थिति ये भी करती है थोड़ी थोड़ी, समाज भी करता है, विद्यालय भी करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है ना बच्चे पर, सबसे ज़्यादा जो पड़ता है वो होता है पारिवारिक वातावरण। जब तक परिवार का वातावरण सही नहीं होगा तब तक बच्चा कुछ नहीं कर सकता अच्छी तरीके से। उसका व्यक्तित्व तो अच्छा तभी होगा जब उसका परिवार अच्छा होगा, यानी कि उसके परिवार का वातावरण अच्छा होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम में कौन सी अवधारणा महत्वपूर्ण है? परिवेश, सुदृढ़ीकरण या निकट विकास का क्षेत्र या फिर व्यवहार? क्या है इसका राइट आंसर? बताइए इसका क्या? परिवेश, शुद्धिकरण नहीं, निकट विकास का क्षेत्र या फिर व्यवहार? देखिए मनोवैज्ञानिक जो वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम में कौन सी अवधारणा महत्वपूर्ण है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देखिए परिवेश नहीं होगा, शुद्धिकरण ये भी नहीं होगा, निकट विकास का क्षेत्र, व्यवहार। देखिए सबसे ज़्यादा तो इसमें ये होगा सी हो सकता है, मेरे हिसाब से सी ही होगा। वैसे इसका सही आंसर ये भी है थोड़ा थोड़ा, लेकिन सही आंसर निकट विकास का क्षेत्र सबसे ज़्यादा होगा, तो सही आंसर सी हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, सी है। ठीक है, अगला देखिए सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता का क्या महत्व है? सक्रिय सहभागिता बताइए। बच्चों को अनुशासित करना, अनुशासित हम कभी नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत। बच्चों को सृजनात्मक बनाना या फिर बच्चों को शिक्षक पर निर्भर करना। अरे बच्चों को शिक्षक पर कभी निर्भर नहीं कर सकते, बिल्कुल नेगेटिव। बच्चों को पाठ्यक्रम तक सीमित रहना, क्या हो जाएगा बताइए? पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रह सकते, ना हम बच्चों को शिक्षक पर कर सकते। बच्चों को सृजनात्मक बनाना कितना पॉजिटिव है, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को सृजनात्मक बनाना। ये सबसे ज़्यादा सीखने की प्रक्रिया में सहभागिता निभाता है, क्या? बच्चों को सृजनात्मक बनाना। ठीक है दोस्तों, अब 30 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके रीट एग्जाम की क्लास इस पर होती रहेंगी। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।